नमस्ते। नमस्ते छात्रों। चलो, मैं श्रीमती खोमने ये हिंदी अध्यापिका, पुणे जिला शिक्षा मंडल पुणे की शाखा श्री शाहजी माध्यमिक विद्यालय सुपे। तो आज फिर से हम इस वीडियो में छात्रों कक्षा 9वीं विषय हिंदी और हिंदी विषय के अंतर्गत व्याकरण का एक पाठ्य घटक क्रिया, इसकी परिभाषा तथा इसके उदाहरण और इसके भेद देखने वाले हैं। तो छात्रों, इसके पहले वीडियो में हमने विकारी शब्द के कुल मिलाकर 4 भेद है। उसमें से पहले संज्ञा, दूसरे सर्वनाम, तीसरे विशेषण और चौथी है क्रिया। तो इसके पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये देखे हैं। आज इस वीडियो में हम क्रिया के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो देखो, क्रिया किसे कहते हैं। तो पहले क्रिया की परिभाषा हम देखेंगे। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। क्रिया का अर्थ होता है करना। प्रत्येक भाषा के वाक्य में क्रिया का बहुत महत्व होता है। प्रत्येक वाक्य क्रिया से ही पूरा होता है। क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। तो छात्रों, क्रिया की परिभाषा क्या है कि क्रिया ये कुछ करने या होना ये हमें वाक्य में से पता करने वाला जो शब्द होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया पहचानने का और एक आसान तरीका, क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता। जो शब्द वाक्य को पूरा करता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया कैसे है, जो भी पढ़ना, खाना, पीना, ना जाना, रोना, उठना, बैठना, ये सारी क्या है, क्रियाएं है। तो इस तरह से विकारी शब्द का ये चौथा भेद है क्रिया। क्रिया बहुत ही आसान है। क्रिया से वाक्य पूरा होता है और कर्ता का कार्य पूरा करने वाला जो शब्द होता है उसे ही हम क्रिया कहते हैं। तो उदाहरण देखो, अली पुस्तक पढ़ रहा है। बाहर बारिश हो रही है। बाजार में बम फटा। बच्चा पलंग से गिर गया। उपरयुक्त वाक्यों में अली और बच्चा कर्ता है और उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है या किया गया है वह क्रिया है। जैसे पढ़ रहा है, गिर गया है। अली ये करता है और वो क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। पढ़ रहा है ये क्या है, क्रिया है। पुस्तक ये कर्म है, अली ये करता है। बाहर बारिश हो रही है। बाहर ये क्या है, बाहर ये एक शब्द है। बारिश ये एक संज्ञा है और हो रही है ये क्या है, ये क्रिया है। तो अन्य दो वाक्यों में क्रिया की नहीं कही है बल्कि स्वतः हुई है। अतः इसमें कोई कर्ता प्रधान नहीं है। बाजार में बम फटा, बच्चा पलंग से गिरा, इसमें जो बात है वो बात कर्ता प्रधान नहीं है। यहाँ पर कर्ता प्रधान नहीं है। फटना, गिर जाना ये क्रियाएं यहाँ पर आई है। तो छात्रों, इन वाक्यों में क्रिया का इतना अधिक महत्व होता है कि कर्ता अथवा अन्य योजकों का प्रयोग न होने पर भी केवल क्रिया से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे पानी लाओ, चुपचाप बैठ जाओ, रुको, जाओ। आता कहा जा सकता है कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। तो छात्रों, कुछ वाक्यों में कर्ता अथवा योजक ये न होने पर भी क्रिया का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और क्रिया
उस वाक्य की पूर्णता स्पष्ट करता है। जैसे पानी लाओ, पानी लाओ, चुपचाप बैठ जाओ, रुको, रुको। इस एक क्रिया से हमें समझ में आता है रुक जाना। या हम एक पूरा वाक्य, अगर हमारे सामने एक लड़का है जिसका नाम है कोई भी राजू नाम है, वह हमारे सामने से जा रहा है, तो हम पूरा वाक्य उसे ए राजू रुक जाओ ऐसा कहने के बजाय सिर्फ रुको कहते हैं तो भी वह रुक जाता है। यानी क्रिया, एक अकेली क्रिया कभी कभी पूरे वाक्य का बोध वहाँ पर करा देती है। जाओ, तुम चले जाओ, यहाँ पर भी पूरा वाक्य ऊपर की तरह हम ले सकते हैं, राजू तुम चले जाओ, राजू तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन जाओ, इस एक क्रिया से ही वो समझ जाएगा, हमारे सामने जो है उसे ये समझ में आएगा कि हमें जाने के लिए कहा गया है। तो कभी कभी एक क्रिया भी पूरे वाक्य का बोध कराती है। इसीलिए ये जो वाक्य पूरा होने का बोध कराने वाले जो शब्द है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो इस तरह से छात्रों, क्रिया, ये जो हमारा अविकारी शब्द है, उस क्रिया की परिभाषा और उदाहरण हमने देखे। अब क्रिया के भेद देखते हैं। क्रिया के मुख्य दो भेद हैं। क्रिया के मुख्य दो भेद हैं। कौन से? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर 1 और रचना के आधार पर 2। ये दो क्रिया के मुख्य भेद है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद और रचना के आधार पर क्रिया के भेद, ये 2 मुख्य भेद है। और उसमें फिर से हमें पहले कर्म के आधार पर क्रिया के भेद है वो देखने हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद है। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद है। एक है सकर्मक क्रिया और दूसरी है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ये कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद है। और रचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद है। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद है? 4। वह है पहला भेद है संयुक्त क्रिया, दूसरा नाम धातु क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थ क्रिया और चौथा पूर्वकालिक क्रिया। तो इस तरह से कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, रचना के आधार पर संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, इस तरह से ये 4 उपभेद है उसके। तो पहले हम कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद है उसे देखते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद में पहला भेद है सकर्मक क्रिया। तो इसकी परिभाषा देखो, वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म भी हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से ही हो पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े। दूसरे शब्दों में, वाक्य में क्रिया होने के समय कर्ता का प्रभाव अथवा फल जिस व्यक्ति अथवा वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। तो सरल भाषा में छात्रों, सरल भाषा में सकर्मक क्रिया का मतलब है स यानी सहित, कर्म यानी कर्म। कर्म सहित जो क्रिया वाक्य में आती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखो, जैसे अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है, माली ने पानी से पौधों को सिंचा। उपर्युक्त वाक्य में पुस्तक, पानी और पौधे शब्द कर्म है क्योंकि कर्ता का सीधा फल इन्हीं पर पड़ रहा है। तो देखो, उपर्युक्त वाक्य में पुस्तक, पानी और पौधे कर्म है और इन पर, यह जो कर्म है इन पर सीधा फल कर्ता का पड़ता है। जैसे अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है, इस वाक्य में अध्यापिका ये कर्ता है, पुस्तक ये कर्म है।
पढ़ा रही है ये क्रिया है, अध्यापिका पढ़ा रही है। तो पूरा यहाँ पर वाक्य का बोध नहीं होता। अध्यापक पढ़ा रही है, क्या पढ़ा रही है? तो यहाँ पर वाक्य का अर्थ बोध होने के लिए कर्म की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? कर्म की। इसीलिए यहाँ पर पुस्तक ये कर्म आया है। अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है। माली ने पानी से पौधों को सींचा। माली ने सींचा, सींचा ये यहाँ पर क्या है? सिंचना क्रिया है, माली ये करता है, और पानी और पौधा ये कर्म है। अगर माली ने सिंचा ऐसा यहाँ पर वाक्य दिया होता तो यहाँ पर अर्थबोध नहीं होता। सिंचना इस क्रिया के लिए यहाँ पर माली या कर्ता का जो कर्म है इस पर उसका फल पड़ रहा है। यानी ये जो माली ने क्या किया है, क्या सींचा है? पानी से पौधों को सींचा है। यहाँ पर कर्म के बिना वाक्य पूरा नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर कर्म आया है। और जिस वाक्य में कर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। यानी कर्म की आवश्यकता जिस क्रिया को होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उचित उत्तर मिले तो वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे उपर्युक्त वाक्यों में पढ़ा रही है, सिंचा क्रियाएं है। इनमें क्या, किसे तथा किसको प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, अतः ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। कभी कभी सकर्मक क्रिया का कर्म छिपा रहता है। जैसे वह गाता है, वह पढ़ता है। यह गीत और पुस्तक जैसे कर्म छिपे हैं। वह गाता है, कभी कभी आता है वह गाता है, यहाँ पर कर्म छिपा है, पर यहाँ पर कर्म हमारे समझ में आता है। वह गाता है, क्या गाता है? वह गीत गाता है। वह पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो कभी कभी ऐसे भी वाक्य होते हैं कि वहाँ पर उनका कर्म छिपा रहता है। तो इस तरह से सकर्मक क्रिया यानी कर्म सहित आने वाली क्रिया। तो दूसरा प्रकार है अकर्मक क्रिया। दूसरा प्रकार कौन सा है? अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया के बारे में हम जानते हैं। वाक्य में जब क्रिया के साथ कर्म नहीं होता तो उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। अ प्लस कर्मक अर्थात कर्म रहित के बिना, कर्म के बिना जिन क्रियाओं के साथ कर्म न लगा हो तथा क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता, क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है। उदाहरण के लिए शाम सोता है, इसमें सोना क्रिया अकर्मक है। शाम करता है, सोने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी होती है, अतः सोने का फल भी उसी पर पड़ता है, इसीलिए सोना क्रिया अकर्मक है। तो छात्रों, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया समझने में बहुत आसान है। सकर्मक यानी कर्म सहित, अकर्मक यानी कर्म के बिना। जिस वाक्य में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अकर्मक क्रिया के उदाहरण देखो, पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चा रो रहा है। उपर्युक्त वाक्य में कोई कर्म नहीं है। पक्षी ये क्या है? कर्ता। उड़ रहे हैं ये क्रिया, बच्चा कर्ता, रो रहा है क्रिया। यहाँ पर कर्म की आवश्यकता है नहीं, कर्म के बिना यहाँ पर वाक्य अधूरा लगता है नहीं, इसीलिए ये क्या है? इसीलिए ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको, कहा आदि प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं मिल रहे हैं। अतः जहाँ क्रिया के साथ इन प्रश्नों के उत्तर न मिले वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। तो कुछ अकर्मक क्रियाएं हिंदी में इस प्रकार है। उदाहरण के तौर पर तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, उछलना, मरना, जीना, बरसना, रोना, चमकना आदि। ये अकर्मक क्रिया है, इन्हें कर्म की जरूरत नहीं होती। वाक्य पूरा करने के लिए इन्हें कर्म की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये क्या है? अकर्मक क्रिया। इस तरह से हमने दो क्रियाएं देखे हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो अब जो दूसरा भेद है क्रिया का, रचना के आधार पर क्रिया के
भेद। और पहला भेद कौन सा है? पहला भेद कौन सा है? रचना के आधार पर क्रिया के भेद। और पहला था कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। बच्चों ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कर्म के आधार पर 2 क्रियाएं हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और रचना के आधार पर क्रियाएं हैं 4। तो अब हम रचना के आधार पर जो क्रियाएं हैं उसे देखने वाले हैं। तो रचना के आधार पर क्रिया के भेदों में पहला भेद है संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं ये देखते हैं। जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर जब किसी एक क्रिया का बोध कराती है तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा विद्यालय से लौट आया, किशोर रोने लगा, वह घर पहुंच गया। उपर्युक्त वाक्य में एक से अधिक क्रिया है, जैसे लौट आया, रोने लगा, पहुंच गया। यहाँ ये सभी क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य पूर्ण कर रही है, अतः ये संयुक्त क्रियाएं है। तो कभी कभी वाक्य में 2 क्रियाएं आती है, कभी कभी वाक्य में 2 क्रियाएं आती है। तो जब 2 क्रियाएं आती है तभी वो वाक्य अच्छा या सही लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। यहाँ पर देखो उदाहरण है, बच्चा विद्यालय से लौट आया। यहाँ पर बच्चा विद्यालय से लौटा। अगर एक ही क्रिया पर हम वाक्य पूरा करते तो वो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए यहाँ पर दूसरी क्रिया ली गई है, बच्चा विद्यालय से लौट आया। लौटना और आना ये 2 क्रियाएं यहाँ पर आई है, इसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। और दूसरे शब्दों में इसे सहायक क्रिया भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। लौटना इस क्रिया की मदद के लिए, सहायता के लिए आना, आया, यह क्रिया यहाँ पर आई है। किशोर रोने लगा और रोना लगना 2 क्रियाएं। वह घर पहुंच गया, पहुंचना, जाना। तो इस तरह से जिस वाक्य में 2 क्रियाएं आती है उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। तो रचना के आधार पर दूसरी क्रिया है नाम धातु क्रिया। दूसरी क्रिया है नाम धातु क्रिया। इसकी परिभाषा देखो, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे लुटेरों ने जमीन हथिया ली, हमें गरीबों को अपनाना चाहिए। उपर्युक्त वाक्य में हथियाना तथा अपनाना क्रियाएं है और ये हाथ संज्ञा तथा अपना सर्वनाम से बनी है, अतः ये नाम धातु क्रियाएं है। नाम धातु यानी नाम, संज्ञा और उसे सर्वनाम या विशेषण जुड़कर वह क्रिया बन जाती है। नाम से संज्ञा या विशेषण जुड़कर वह क्रिया बन जाती है, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा क्या है? पहले वाक्य में लुटेरों ने जमीन हथिया ली, हाथ ये क्या है? संज्ञा है। अपना ये क्या है? सर्वनाम, और इससे नाम धातु क्रिया बनी है हथिया ली। इस प्रकार जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से बनती है वे नाम धातु क्रिया कहलाती है। और तीसरी क्रिया है रचना के आधार पर क्रिया के भेद में से उसका तीसरा भेद है, तीसरी क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। तीसरी क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है वे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे काटना से कटवाना, करना से कराना। एक अन्य उदाहरण इस प्रकार है, मालिक नौकर से कार साफ करवाता है। अध्यापिका छात्र से पाठ पढ़वाती है। उपर्युक्त वाक्यों में मालिक तथा अध्यापिका प्रेरणा देने वाले कर्ता है।
नौकर तथा छात्रों को प्रेरित किया जा रहा है। प्रेरित किया जा रहा है किसे? नौकर तथा छात्रों को। किसके द्वारा? मालिक तथा अध्यापिका से। आता उपर्युक्त वाक्यों में करवाता तथा पढ़वाती प्रेरणार्थक क्रिया है। मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया। अध्यापिका छात्र से पाठ पढ़वाती है। तो इस तरह से मालिक तथा अध्यापिका दोनों प्रेरणा देने वाले कर्ता है। ये किसे प्रेरणा देते हैं? नौकर तथा छात्रों को। इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं, मूल क्रिया और उसके फिर से दो रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखो मूल क्रिया है खाना। मूल क्रिया क्या है? खाना। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्या होती? खिलाना और द्वितीय खिलवाना। उसी तरह सोना, सुलाना, सुलवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, भागना, भगाना, भगवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। ये क्या है? सब प्रथम प्रेरणार्थक तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। मूल क्रिया से किस तरह से प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाई जाती है, तो इस तरह से ये इस उदाहरण से हमें पता चलता है। तो आगे रचना के आधार पर क्रिया के चौथा भेद है पूर्वकालिक क्रिया। चौथा भेद कौन सा है? पूर्वकालिक क्रिया। तो ये पूर्वकालिक क्रिया क्या है, किसे कहते हैं, उसे किस तरह से पहचाना जाता है, ये हम देखते हैं। जिस वाक्य में मुख्य क्रिया के पहले यदि कोई दूसरी क्रिया हो जाए तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पहली क्रिया समाप्त होते ही उसी क्षण दूसरी क्रिया वहाँ पर होती है, उसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। उदाहरण देखो, जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा की, राखी ने घर पहुंचकर फोन किया। उपर्युक्त वाक्य में पूजा की तथा फोन किया मुख्य क्रियाएं है। पूजा की तथा फोन किया ये मुख्य क्रियाएं है। इनसे पहले नहाकर, पहुंचकर क्रियाएं हुई। आता ये पूर्वकालिक क्रियाएं है। पुजारी ने पूजा की, पूजा की ये मुख्य क्रिया, लेकिन इसके पहले जो क्रिया आई है वह क्रिया यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। वह पहली क्रिया करने के बाद तुरंत दूसरी क्रिया की जाती है। पुजारी ने नहाकर, पुजारी ने किस तरह से? नहाकर पूजा की। राखी ने घर पहुंचकर फोन किया, राखी ने फोन किया, लेकिन कब? घर पहुंचकर। तो इस तरह से ये जो नहाकर पहुंचकर क्रिया आई है यहाँ पर मुख्य क्रिया के पहले आई है, इसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रियाएं। इसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रियाएं। तो इस तरह से छात्रों हमने अब तक जो शब्द के दो मुख्य भेद है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, तो विकारी शब्द के फिर से 4 उपभेद है। पहले है संज्ञा। संज्ञा के हमने सर्वनाम, संज्ञा के हमने सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 विकारी शब्द के भेद देखे हैं। हर एक की परिभाषा, उदाहरण तथा उनके उपभेद हमने यहाँ पर देखे हैं। तो अब छात्रों अगले वीडियो में हम शब्द का मुख्य दूसरा जो प्रकार है अविकारी शब्द, उस अविकारी शब्द के अंतर्गत अविकारी शब्दों को दूसरा शब्द है अव्यय या अपरिवर्तित शब्द। तो इस तरह से अगले वीडियो में हम अव्यय देखेंगे। अब इस शब्द में, इस वीडियो में, अब तक के 4 वीडियो में हमने अव्यय, अव्यय का दूसरा शब्द है विकारी शब्द, विकारी शब्द का दूसरा, विकारी शब्द के भेद यहाँ पर देखे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।